नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूँ ओमकार चौधरी। अवनीश पीएन शर्मा जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है सर आपका। प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। एक किशोर कुमार का गाना गुनगुनाने की इच्छा हो रही है, अगर आप इजाजत दें तो। सर एक संस्कृति कर्मी से आप संगीत की आज्ञा मांग रहे हैं सर। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ। तो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और ये स्थितियां परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई हैं, पहले बंगाल के संदर्भ में बात करेंगे। इसके अलावा भी जो अहंकार में चूर नेता हैं, जो अलग अलग राज्यों में सत्ता पर काबिज रहे हैं या अभी हैं, जरा उनके बारे में भी बात करेंगे। और जो सत्ता में भी नहीं है, विपक्ष में है, अखिलेश यादव जैसे, उनका जो ये छद्म अहंकार है, अहंकार पूर्ण बातें हैं, जरा इस पर भी चर्चा करेंगे अवनीश जी। तो बंगाल बिल्कुल पर सर। कैसे हुआ, क्यों हुआ, और ये कब से होना ड्यू था, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। जी बिल्कुल। सर सबसे पहले तो आपकी इतनी संगीतमय आवाज के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और इसके जवाब में मुझे दो लाइनें याद आ रही हैं सर। आपने उसे गुनगुना के बताया, मैं दो लाइनें पढ़ देता हूँ। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती के सामा हो गए, पहले गुल, फिर गुलबदन, फिर गुलबदामा हो गए। सर ये जो हुआ है, ये रफ्ता रफ्ता हुआ है। और बंगाल में इसी तरह से रफ्ता रफ्ता होने की आपको उम्मीद भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर समाज का एक अपना सोचने का, डिसीजन लेने का एक तरीका होता है, यहां तक कि रफ्तार भी होती है। जैसे पंडित नेहरू ने ही असम को असम इज ए प्लेस ऑफ लाहे लाहे कभी कह दिया था। तो एक डिसीजन मेकिंग का अपना तरीका होता है। बंगाल में ये इसलिए बहुत पहले से और रफ्ता रफ्ता करके ये पुष्ट हुआ क्योंकि ये बंगाल के चरित्र में है। कम से कम बंगाल के मतदाता चरित्र में है, वोटिंग पैटर्न में है। 25 साल वो कांग्रेस को अपने पास रखती है। उसके बाद जब उससे उबती है तो 2-3 साल कहीं से टूट के आके ज्योति बसु वो डिप्टी हो जाते हैं, कहीं कोई होता है। लेकिन उस 2-3 साल के बाद, जब 25 साल के बाद वो कांग्रेस को हटाती है, तो फिर लेफ्ट को लेके आती है और फिर 34 साल तक लेफ्ट को रखती है। फिर उसके बाद उसी अपनी आदत के अनुसार वो 15 साल उसने ममता बनर्जी को दिए। और भाऊ ने एक बड़ी अच्छी बात की। आप आज ही मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, वो वीडियो हमारे चैनल पर चल रहा है। भाऊ ने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि यार देखो, ममता से नाराजगी का परिणाम ये नहीं है, ममता के प्रति हैरानगी और परेशानी से उपजा हुआ ये भाव है, जो इस चुनाव के में हम सारे लोगों ने बंगाल में देखा है। जी, हकीकत ये है सर कि करीब 55-60 साल आपका तो इतना विराट अनुभव है। बंगाल ने डेमोक्रेसी के नाम पर एक फ्रॉडिज्म देखा है। लेफ्ट ने उसको पुष्ट किया। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट के पहले ही 70s का आके लक्ष्मण का वो कार्टून लोग याद करें, जब 70s में भी किस तरीके से फौज जाती थी और तब जाके बंगाल में कहने को एक चुनाव होता था। ममता बनर्जी के साथ सबसे बड़ी जो समस्या रही वो ये रही कि आपने लेफ्ट को बदला, लेकिन खुद लेफ्ट से भी ज्यादा बड़ी लेफ्ट हो गई। लेकिन फिर भी आपको 3 बार चांस दिया नहीं। आपने लेफ्ट के उसी इकोसिस्टम डकैती से आप वोट चोरी आज राहुल गांधी लेके घूम रहे हैं। बंगाल में पिछले 50-55 सालों से वोट की डकैती हो रही सर। इस बार हुआ क्या है? एसआईआर से वोट डकैती कर रहे छापने वाले छापा वोट्स गायब हुए, अराजक संख्या कम हुई। मैं इसीलिए मतदाता सूची का पवित्रीकरण और शुद्धिकरण कहता रहा।
उससे एक अराजक भीड़ आपकी निकल के चली गई जो आपके लिए आप द्वारा पोषित थी और आपके लिए वोट की डकैती करती थी। वो आपके डकैते सेंध काटते थे मतदाताओं पर, वो कम हुआ। दूसरी तरफ क्या हुआ कि आपके सामने मजबूती से भारतीय जनता पार्टी ने ऑप्शन दिया, वहां पर हर डोर टू डोर ऑप्शन दिया, सबको ये बताया कि हाँ हम तन के और चुनावी मैदान में हैं और ममता बनर्जी को अगर आप हटाना चाहते हैं तो हम आना चाहते हैं। किसी नेता को पद पाने के लिए, सफल होने के लिए या किसी पार्टी के लिए सर सबसे पहली मैं जरूरत ये समझता हूं कि वो ये इच्छा शक्ति दिखाए कि हाँ मैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, मेरी पार्टी जीतना चाहती है, हम जीत कर सरकार बनाना चाहते हैं। सबसे पहले ये होना चाहिए। सही। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा में ये अंतर देखा गया है। एक समय याद करें सर, भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक राय हम लोगों की बनने लगी थी कि यार ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के इकोसिस्टम में विपक्ष में रह के बड़ा मस्ती ले रहे हैं। ये वो दौर था जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठ के बड़ा कंफर्टेबल रहती थी और ऐसा लगता नहीं था कि एफर्ट कर रही है और लोगों को कह रही है कि हम सरकार में आना चाहते हैं। ये इसका चरित्र नरेंद्र मोदी की भाजपा ने, अमित शाह की भाजपा ने, आज की भाजपा ने बदला। बंगाल इसी बात की प्रतीक्षा करता है। कांग्रेस के बाद जब लेफ्ट ने कहा कि नहीं हम सत्ता में आना चाहते हैं, आप अगर कांग्रेस को हटाना चाहते हैं, और एक चीज हमेशा से रही है बंगाल में, बंगाल कभी किसी को जिता के उसकी सरकार बनाने के लिए वोट नहीं करता। बंगाल मौजूदा सत्ता से जब ऊब जाता है तो उसको सत्ता से हटाने के लिए वोट करता है। अब सामने कौन जीत रहा है ये इस पर निर्भर करता है कि कौन अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है कि हाँ हम ऑप्शन मौजूद हैं। भाजपा ने यही किया। बिल्कुल। और मैंने कई बार कहा सर ये जो 15 साल में ये खेला हो गया ममता बनर्जी के साथ, तो ये बदलते हुए समय की वजह से हुआ। कांग्रेस के साथ उबन 25 साल में हुई, लेफ्ट के साथ 34 साल में हुई और ममता के साथ वो 15 में हुई। तो सूचना क्रांति आप देखिए, चीजों का देखिए। और इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जो सबसे स्मार्ट काम किया वो ये किया कि आप पूरे दुनिया को, पूरे भारत को देख रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, आप बिहार को देख रहे हैं, आप बदलता हुआ महाराष्ट्र देख रहे हैं। यह बैठ के बंगाली प्राइड से बंगाली क्षेत्र में वेस्ट बंगाल का अंडर डेवलपमेंट, वहां की बेरोजगारी, वहां की इंडस्ट्रीज का गायब होना, बंगाल की कुल समस्याओं को भाजपा ने मतदाताओं के मन पर बंगाली प्राइड के ऊपर कलंक की तरफ प्रस्तुत किया और बहुत सफलता से प्रस्तुत किया। यही वजह रही सर कि ममता जो दिल्ली बनाम और बंगाली प्राइड बनाम ये नहीं कर पाई, ये चला ही नहीं। वो मछली तक गई, वो मुर्गा तक गई, वो मीट तक गई, लेकिन वापस आना पड़ा। इस बार उनके साथ जो खेला हुआ वो सबसे ज्यादा तो ये कि जब उन्हें अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए था, जिसको उन्होंने आईपैक के हवाले छोड़ रखा था। मैं सर बंगाल गया बिल्कुल। और मेरी टीएमसी के उन 100 में से एक विधायक जो अब पूर्व हो चुके, उन विधायक से मेरी बात हुई। हालांकि अभी पूर्व नहीं हुए हैं, विधानसभा भंग नहीं, जिनका टिकट कट गया था, मेरी बात हुई उनसे। उन्होंने कहा साहब ऐसा है, तृणमूल में हम लोगों के साथ समस्या ये रही है कि अभिजीत बनर्जी ने इस पूरी पार्टी को, इसके संगठन को, इसके संगठन के काम को आईपैक के हवाले कर दिया है, उन्होंने ठेका दे दिया। अभिषेक ने उस व्यक्ति ने सर ये कहा कि प्रत्याशी का कौन सा फोटो बैनर में छपना है यह तक आईपैक डिसाइड कर, वोटर स्लिप मतदाताओं की कैसे पहुंचेगी ये आईपैक डिसाइड कर रहे। अराजक सिस्टम जो कैरम क्लब का सहारा लेके जिस तरीके से छापे खाना या सोर्स जमिंग, इसकी प्लानिंग भी आईपैक के हवाले थी। और वह आईपैक क्या हुआ, फर्स्ट फेज के चुनाव होने से कुछ घंटे कुछ दिनों पहले ही अपने आप को मैदान से बाहर कर लेती। ऐसे में ममता बनर्जी के सामने आप देखें ना, रोड शो वो करती थी, आप भीड़ का, मैं कहता हूं भीड़ कम से कम आ जानी चाहिए। ये भीड़ लाई जाती है, ऐसा नहीं है कि घर से निकाल के लाई जाती है, लेकिन मोटिवेट करते हैं। प्रधानमंत्री की रोड शो है, गृह मंत्री का रोड शो है, योगी आदित्यनाथ का रोड शो है,
ये अपने समर्थक वर्ग तक पहुंचाया जाता है। ये पार्टी की जिम्मेदारी होती है, ऐसा नहीं है। हम लोग शुरू से देखते हैं आज फलानी जगह इंदिरा गांधी की रैली होनी है, लोग आए, ये होता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि बसों में भर भर के लाया जाता है। ममता बनर्जी के नेटवर्क में इस बात की घोर कमी हो गई थी बिकॉज ऑफ आईपैड। एक ये इनकी रही है जिसकी वजह से मोबिलाइज नहीं हो पाए। और सर जब पार्टी कार्डर मोबिलाइज नहीं होता ना, तो फिर ठेके के गुंडे बदमाश या श्रमिक कहां से होंगे? जब मालिक ही गायब है, मालिक ही कंफ्यूजन का शिकार है, तो इसलिए इनके जो जितना भी ये गैंग थी, जो गुंडों की फौज थी, वो एक तो सीआरपीएफ और बाकी सेंट्रल फोर्सेस के दबाव में, उनके डर से, दूसरा उनको कोई हाँकने वाला नहीं था। भाई मजदूरों को आप काम बताएंगे, गुंडों को आप सुपारी देंगे, चिन्हित करेंगे कि ये काम करो, वो नहीं हो पाया। हाँ, जहांगीर के इलाके में, जिसको आप वेस्ट बंगाल का ल्यारी कह सकते हैं, वो ल्यारी है, मैं वो इलाका देख के आया हूं सर। कई ऐसी जगह हैं जहां के लोग बताते हैं कि वहां पुलिस वाले नहीं जा सकते, दिन में नहीं जा सकते, रात और बिरात की बात छोड़ दीजिए। ममता बनर्जी ने बंगाल को जिस हाल में रखा और कंटिन्यूटी एक बना के रखी उसी हाल का, बर्बाद होता बंगाल, अब ये अफोर्ड नहीं कर सकता था। कारण इसका ये, पूरे देश के बाकी प्रदेशों के लोगों ने, हम आप जैसे लोगों ने भी इसमें योगदान दिया है। ये सही बात है, यह चुनाव बंगाल ने लड़ा है, बंगाल के समाज ने लड़ा है, और जब तक वो समाज नहीं लड़ेगा तब तक वहां का कोई भला नहीं होने वाला। हम उत्तर प्रदेश वालों ने 17 में खुद चुनाव लड़ा, अभी बिहार ने खुद चुनाव लड़ा है। उसके लिए कोई असम से चुनाव लड़ने नहीं गया, ना उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने गया। इस बार बंगाल ने अपना चुनाव खुद लड़ा है, पहला चीज हुआ है। दूसरा जो एक आया कि हमने आपने किस तरीके से योगदान दिया है। योगदान इस तरीके से दिया है कि उत्तर प्रदेश ने 17 में सरकार बदल के और 10 सालों में डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर के रूप में एक मजबूत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका इतना ज्यादा स्वागत हुआ, वो किस बात के ब्रांड हैं? वो केवल एक भगवत सन्यासी के ब्रांड नहीं है जो मुख्यमंत्री भी हैं, वो लाठी के हैं, वो बुलडोजर के हैं। लोग अपने मुख्यमंत्री में एक चेहरा योगी आदित्यनाथ का देखना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ को सशरीर वहां का मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते, लेकिन उस शुभेंदु अधिकारी की बात वो सुनते हैं और मानते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश ने योगी आदित्यनाथ जैसा एक उदाहरण दिया है, उनकी सरकार जैसा। जब शुभेंदु कहते हैं कि सुबह उठाऊंगा और शाम तक न्याय करके दे दूंगा, बुलडोजर चलेगा, हेमंता को फॉलो करूंगा और योगी आदित्यनाथ मॉडल फॉलो करूंगा, डेवलपमेंट का मॉडल वो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देखा है कि किस तरीके से डेवलपमेंट है। बीजेपी ने चेक कराया, जैसे होता नहीं कि मैच कराया टेम्पलेट से, कि देखो यूपी 10 साल पहले क्या था, अब यूपी क्या है। तुमको यूपी जैसा डेवलपमेंट चाहिए? नहीं चाहिए। तुमको माताओं बहनों की सुरक्षा, जिससे सबसे ज्यादा त्रस्त है आरजी कार की पीड़िता की वो मां, सर गले से लिपटती हुई रोती हुई महिलाएं, ये क्या कहती है? अब संदेश खाली के एक एक गुनाह को हर एक सीट पर भाजपा ने पहुंचाया। कहते हैं सर कि एक ज्वाला जो थी, जिसको केवल एक संबल मिल रहा था, कि संबल नहीं मिल पा रहा था कि यार हम मुक्त कैसे पाए। सर बंगाल तो न जाने कितने सालों से छटपटा रहा था। ममता बनर्जी ने एक फ्रॉड किया 2011 में और उन्होंने कहा हम बदल देंगे, लेकिन पता चला कि ये तो उसी खाल में एक वामपंथी थी और जरूरत से ज्यादा। तो बंगाल को एसआईआर से सुरक्षा मिली। इलेक्शन कमीशन ने थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट, उसने कस्टोडियन बन के इलेक्शन कराया। भय का वातावरण समाप्त हुआ और भाजपा ने पूरी मजबूती से ये कहा कि हाँ हम आने को तैयार हैं, डिसीजन हो गया। सर आप मुझे ये बताएं, प्रवासियों से भर भर के ये जो 93% वोटिंग हुई है, ये 93% वोटिंग उन्होंने, ममता बनर्जी ने कहा कि साहब एसआईआर के खिलाफ ये लोगों का गुस्सा है। कमाल करते हैं, अरे एसआईआर में जिनका नाम कट गया वो तो वोट ही नहीं डाल रहे, तो जिनको वोट डाल ही नहीं रहे जो गुस्सा हैं, तो ये क्या जिनके नाम हैं वो गुस्सा हैं या जिनके नाम नहीं है वो गुस्सा होंगे? तो उन्होंने तो वोट डाला ही नहीं, फिर ये काहे को टर्नआउट हो रहा है? 11% महिलाओं ने 2021 के मुकाबले ज्यादा वोटिंग की है, 10% पुरुषों ने ज्यादा वोटिंग की है। ऐसे असंख्य वीडियो आपको दिखाई देंगे जहां बाहर से लोग निकल के आए हैं।
बंगाली बिल्कुल। अस्मिता पर बेरोजगारी भारी पड़ी है, बंगाली अस्मिता पर वहां का अंडर डेवलपमेंट भारी पड़ा है, अराजकता भारी पड़ा है। और 2014 से जिस तरफ डबल इंजन की सरकारें अपना ग्रोथ दिखा रही हैं, बंगाल भी उसी रेस में अपने आप को शामिल किया है। बंगाल में किसी और ने चुनाव नहीं लड़ा है, न वहां नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव लड़ा है, न अमित शाह जी ने चुनाव लड़ा है, न भाजपा के कैंडिडेट चुनाव लड़े हैं। हर एक सीट पर बंगाली खुद चुनाव लड़ा है, बंगाली मतदाता चुनाव लड़ा है। उसको अपनी समस्याएं पता थी। हाँ, बीजेपी ने हर जगह तैयार होकर कहा कि हाँ हम हैं, आप अगर चुनना चाहते हैं, ममता बनर्जी को हटाना चाहते हैं तो हम सरकार देंगे। प्राथमिकताएं बताई हैं, योजनाएं बताई हैं। प्रधानमंत्री से लेके एक एक कार्यकर्ता ने उस योजना को लोगों के सामने पहुंचाया है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम डबल इंजन की सरकारों के उदाहरण उनके सामने हैं। तो उनके सामने सीधा विकल्प था, ममता बनर्जी को हराना था, हटाना था। तो भाजपा सामने आ गई। मैं तो यहां तक कहता हूं, इसके लिए झटपट में सुनने वाले एक आध लोगों ने मुझे गालियां भी दे दी। मैंने कहा भाई, बंगाल में भाजपा जीत नहीं रही, ममता हार रही हैं। और ममता के हारने का बाई प्रोडक्ट है भाजपा का आ जाना। अगर इतनी ही मजबूती से वहां कोई लेफ्ट या कांग्रेस बता देती कि हम तैयार हैं विकल्प, तो वो जीत जाती, क्योंकि वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी को हटाना चाह रहा था। यही उसकी प्रकृति है, वो हमेशा सत्ता से हटाता है। सामने कौन आएगा ये वो विकल्प के रूप में देखता है, और जिसको पाता है उसको मत देता है। तो सर, ये रफ्ता रफ्ता हुआ है, ये न कोई 24 घंटे 26 घंटे की किसी घटना का परिणाम है, नहीं ये कोई ऐसा कदम है कि जिसमें भाजपा के चेहरे पे बहुत ज्यादा हीरा मोती लगे थे। नहीं, बंगाल अब अपने दंश को नहीं कंटिन्यू रखना चाहता था, इसलिए ये बंगाल ने बंगाल के लिए बंगाल में बैठ के डिसीजन लिया है, जिसका नतीजा है कि ममता जा रही। जी, 2 और राज्यों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी का जो अहंकार पूर्ण तौर तरीका था, ना प्राइम मिनिस्टर को बख्शेंगी, ना गृह मंत्री को बख्शेंगी, ना सुप्रीम कोर्ट को बख्शेंगी, ना केंद्रीय एजेंसियों को बख्शेंगी, एसआईआर लागू नहीं होने नहीं दूंगी, वक्फ संशोधन बिल लागू नहीं होने दूंगी, सीएए लागू नहीं होने दूंगी। इस तरह के अतिरेकपूर्ण बयान, धौंसपट्टी और अहंकारपूर्ण गाली गलौज की भाषा, ये भी पतन का एक बड़ा कारण बनी। और नंबर 2 और स्टेट, उद्धव ठाकरे 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने, लेकिन क्या अहंकार सिर चढ़ करके बोल रहा था। बाद में शरद पवार जो उनके सहयोगी थे, उन्होंने ही अपनी आत्मकथात्मक पुस्तक में लिखा कि पूरे मुख्यमंत्री काल में केवल 2 बार सचिवालय गए। तीसरा, अरविंद केजरीवाल, विधानसभा का जितना मिसयूज गाली गलौज करने के लिए इन्होंने किया, किसी ने नहीं किया। और भ्रष्टाचार भी किया, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल लाने के लिए अन्ना के साथ आंदोलन कर रहे थे। तो इस देश की जनता ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है जो इस तरह के दोगले रास्ते पर चलते हैं और अहंकार दिखाते हैं। इस देश की जनता सब कुछ सहन करने को तैयार है, अहंकार नहीं। बिल्कुल सर। इसकी शुरुआत मैं प्रधानमंत्री से कहूंगा। जिस देश में एक खास परिवार की पार्टी और उस खास परिवार के लोग अपने आप को इस देश का भगवान समझते थे, मालिक समझते, बादशाह समझते, 2014 में एक व्यक्ति आता है और वो अपने आप को प्रधान सेवक कहता है। सबसे पहले प्रायोरिटी में काम वो हर घर शौचालय बनवाने का करता है, हर घर साफ पानी पहुंचाने का करता है। जब वो शौचालय की बात करता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। यही राहुल गांधी, उनका इकोसिस्टम। इन्हें शर्म नहीं आती कि आजादी के इतने सालों बाद ये हर घर को शौचालय नहीं दे पाए। इस बात पर नहीं आया, इनको शर्म नहीं आई। तो दरअसल किसी के अहंकार को यह देश 2014 के नरेंद्र मोदी जैसे एक व्यक्ति के उदाहरण के बाद कतई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। 2014 को मैं क्यों कल्चरल क्रांति बोलता हूं सर, उसकी वजह यह है कि मतदाता लोकतंत्र का मालिक है। ये डायलॉग चूरन हम लोगों ने न जाने कितने सालों से सुनते आए, लेकिन दरअसल गुलाम बना के रखा था इस खानदान ने, इस परिवार ने।
2014 में एक व्यक्ति आके कहता है मैं आपका सेवक हूं साहब, मैं आपका सेवक हूं, मैं सत्ताधीश नहीं हूं, मेरे पद का नाम प्रधानमंत्री। तो ये वहां से आया है और पहली बार मुझे लगता है कि 2014 से ये फील आया लोगों के अंदर एक मतदाता के तौर पर कि हाँ हम मालिक हैं, हम मालिक हैं। इसीलिए कई बार नरेंद्र मोदी जब अपने कुछ फैसले वापस भी लेते हैं तो वो कारण भी बताते हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगता है कि एक सामान्य व्यक्ति है, उसके अंदर अहंकार नहीं। तो ये इस कल्चर की शुरुआत, इस समझ की शुरुआत भारत में 2014 के बाद हुआ है और मैं इसका केवल श्रेय नरेंद्र मोदी को देता हूं। अब आता हूं मैं वेस्ट बंगाल में। सर आपने जो एक बात कही ना, वेस्ट बंगाल में दो चीजें। दरअसल ममता बनर्जी जब अपनी लड़ाका छवि को प्रस्तुत करती हैं और ये कहती हैं कि हम नरेंद्र मोदी को सबक सिखा देगा, ये गुंडा बदमाश को भगा देगा, दरअसल लंबे समय लेफ्ट की सत्ता के नीचे रहते आए बंगाल का समाज जो है ना, उसका भी एक मानसिक वामपंथीकरण हो चुका था इन तमाम सालों। क्योंकि 34 साल लेफ्ट, उसके बाद ये 15 साल उसी की तर्ज पर ममता ने भी चलाया। तो वो बंगाल का जो समाज है, वह समाज अपने नेता को सड़क पर देखना चाहता है। उसे पसंद आता है कि अगर बंगाल का हमारा कोई नेतृत्व अगर दिल्ली से लड़ाई कर रहा है, ये बिल्कुल वामपंथी एक मानसिकता होती है जिसमें किसी न किसी के खिलाफ विद्रोह। तो दरअसल ममता बनर्जी लेफ्ट के इसी अवधारणा को, जिसका कि समाज पर काफी अच्छा असर एक लंबे समय तक था, और इसको जबरिया अपने इकोसिस्टम द्वारा पूरे बंगाल के समाज में लेफ्ट ने अपने सत्ता के दौरान फैलाया। अकादमियों में आप देखिए इनके जो इकोसिस्टम होता था, जो अर्बन माओइस्ट हैं उनके जरिए गांव तक में सरकारी जो कर्मचारी हैं उनका जो है अपना सरकारीकरण करने के बाद, एक तरह से राजनीतिकरण करने के बाद ये सारी चीजें फैलाई। ममता को ये लगा कि बंगाल अभी भी उसी नशे में जी रहा है, इसलिए मैं अगर अपनी लड़ाका छवि दिखाऊंगी, मेरा भतीजा अगर एक बाप की औलाद, दो बाप की औलाद अगर कहेगा गृह मंत्री को, अगर प्रधानमंत्री को चोर कहेंगी, जबड़ा तोड़ दिया जाएगा, ये कहा जाएगा, तो शायद हमारी जो वेस्ट बंगाल की जनता है उसको पसंद आएगा। लेकिन उनको नहीं पता था कि हर एक सीट पर माहौल बदल दिया है भाजपा ने अपनी इलेक्शन मैनेजमेंट से। और मैंने जैसे अभी कहा कि बंगाली प्राइड को कहीं हर्ट नहीं किया, बंगाली प्राइड वहीं था, लेकिन उसके समानांतर एक सवाल खड़ा कर दिया कि क्या ये बजबजाती नालियां, गंदी सड़कें, ये बंगाली प्राइड हैं? क्या महिलाओं, बच्चियों, बेटियों के साथ हो रहे बलात्कार, ये बंगाली प्राइड है? क्या आप जो बंगाली कल्चर की बात करते हैं, बंगाली रिचुअल्स की बात करते हैं, आप कहते हैं माँ दुर्गा बंगाल की बेटी हैं, तो उसके सामने शाहजहां शेख का संदेश खाली, बिगड़ती हुई डेमोग्राफी, बढ़ते हुए घुसपैठिया, ये क्या बंगाली प्राइड है? ये जो एहसास था, इसने पूरा माहौल और मानसिकता बदल दी सर वेस्ट बंगाल की। आज वेस्ट बंगाल 15 साल लेफ्ट के न रहने के बाद भी जिस कंडीशनिंग में जी रहा था, उससे मुक्त हुआ है इस चुनाव में, और तब उसकी आंखें खुली हैं कि अरे बिहार ऐसे निर्णय ले रहा है। आप दर्जनों ऐसे वीडियो देखेंगे जिसमें बंगाल का मतदाता ये कहते हुए नजर आया है, क्या आप बिहार बिहार बोलते हो, आप यूपी बिहार बोलते हो, अरे आप यूपी बिहार जैसा बनने की कोशिश करो। ये मैसेजिंग हुई है कि अगर आपको डेवलपमेंट लेना है, अगर आपको राष्ट्र के साथ चलना है, अगर आपको अपनी सनातन अस्मिता को आगे रख के चलना है, अगर आपको अपने ढहते ढाते मंदिरों को बचाना है, क्या संभल बंगाल तक नहीं पहुंचा है? क्या अयोध्या का श्री राम मंदिर बंगाल तक नहीं पहुंचा है? मैंने सर पहले फर्स्ट पेज के पहले कहा, एक बड़े सीनियर व्यक्ति जो कि वैचारिक वामपंथी हैं, घनघोर वामपंथी, उन्होंने मुझसे कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय में भी, जनसंघ के समय में भी बंगाल में जितना सनातन फीलिंग और अपनी हिंदू आइडेंटिटी की जो एक प्रखरता नहीं हो सकी थी, वह पहली बार बंगाल की जनता में, बंगाल के समाज में दिखाई दे रहा है। राजीव रंजन जो एक शो करते हैं, आप देखिए वो महिला क्या कहती कि हम गला दबा के अल्लाह अकबर बोलें, हम जय श्री राम नहीं बोलें। और मैंने सर कैंपेन देखा भाजपा का कैंपेन
जहां भी मैंने देखा टोली चल रही है, 2 झंडे भारतीय जनता पार्टी के, केवल 2 झंडे, 2 से 3 झंडे भाजपा के, 1 से 1.5 दर्जन झंडे भगवा, नारा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद नहीं, कैंडिडेट का टेम्पो हाई है ऐसा कोई नारा नहीं, जय श्री राम। तो ये जो एक फीलिंग थी, इस फीलिंग को ममता नहीं समझ पाई। और एक चीज और हुआ है, 2014 में जब मैं कहता हूं, या यूपी ही आप देख लीजिए, बिहार भी देख लीजिए, कम से कम एक मिथक इस देश में तोड़ दिया गया कि मुसलमान जिसे चाहेगा उसकी सरकार बनवा देगा। मुस्लिम वोट बैंक का एक जो ब्लैकमेलिंग थी, वो मिथक तोड़ दिया गया है राष्ट्रीय स्तर पर भी और तमाम प्रदेशों में। ममता इसे भी डिकोड नहीं कर पाई। उनको लगा कि कंफ्यूज्ड और मानसिक वामपंथीकरण का शिकार बंगाली समाज, हिंदू वाला और प्लस हमारे पूरे के पूरे मजहबी, हम इस खेल को कंटिन्यू रखेंगे। दरअसल भारत के साथ 14 से बंगाल भी बदल रहा है, ये भांप नहीं पाई ममता। और हकीकत यह है कि बहुत सारे लोग जो इस बात से चिंतित रहते थे राष्ट्रवादी, मैं उनके भावना का सम्मान करते हुए कहता हूं, बहुत सारे लोगों के प्रति हमेशा ये भाव चलता था कि साहब राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं बंगाल में लगा दिया जाता। सर मैं आज बड़ी विनम्रता से कहता हूं, अगर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग गया होता तो बंगाल में सत्ता परिवर्तन का जो आज सीधे साफ और बड़ी तस्वीर उभर के आ रही है, इस 10 सालों में ये अभी 30 साल का सफर हो जाता। क्यों? क्योंकि बंगाल एक भावुक समाज है सर। आप उन्हें स्लो कह लीजिए, आप उन्हें जो भी कह लीजिए, लेकिन वो एक भावुक समाज है। वो अपने ऊपर कोई कटाक्ष नहीं झेल सकता। ममता बनर्जी इसको खेल जाती। और एसआईआर ने सर भारत के जो लोकतंत्र हैं, इस लोकतंत्र के पूरे पेंच को इस तरीके से कसा है कि निश्चित तौर पर अब ये और भी राज्यों में आपको परिलक्षित होगा। तो ममता बनर्जी इस चीज को महसूस नहीं कर पाई। बाद का जो भाषाई बदतमीजी है, ये सब तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। तो एक जगह वो रणनीति में मूड समझने में असफल रही, और जब ये हो गया खेला तब फिर फ्रस्ट्रेशन हावी है। तो ये फ्रस्ट्रेशन में चाहे उनका भतीजा हो चाहे कुछ हो। आपने 2 बातें और कही, अखिलेश यादव के बारे में बात कही आपने, और भी अखिलेश तो घरानों के विपक्ष बारे में में। रहते हुए भी अहंकार से परिपूर्ण है, बर्ताव करते हैं। और अरविंद केजरीवाल का क्या हश्र हुआ, उद्धव ठाकरे का क्या हश्र हुआ, इन तीनों पर ही छोटी छोटी टिप्पणी। कारण ये देखिए सर, ये उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव का केस तो बहुत सिमिलर है, तो इन दोनों को एक साथ बतिया लेते हैं। अखिलेश यादव कभी भी 12 बजे से पहले घर से नहीं निकले और 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रहे। वो कितना काम करते थे। यही उद्धव ठाकरे, अभी आपने कहा कि पवार साहब ने कहा कि 2 बार सेक्रेटरिएट गए थे। दरअसल ये चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, ये राहुल गांधी के परंपरा के लोग हैं। इन्हें लगता सही। है कि उत्तर प्रदेश पर अखिलेश यादव समझते हैं ये तो मेरे बाप का प्रदेश है भाई, ये कैसे यहां से मैं सत्ता से कैसे बाहर रह सकता हूं। यही घमंड उद्धव ठाकरे को भी था। उद्धव भी ये समझते थे कि हम बाला साहब हैं। भाई बाला साहब जैसे कर्म भी तो होने चाहिए तुम्हारे। और यह देश 2014 से कर्मों के आधार पर आपका फैसला करता है। योगी आदित्यनाथ को 32 साल के बाद उत्तर प्रदेश में रिपीट कर देता है। नीतीश कुमार जी को आप देखिए, जब वो सही कॉम्बिनेशन के साथ उतरे तो बिहार में इस तरह के निर्णय दे देता है। यही काम महाराष्ट्र ने भी किया। यह लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि अब भारतीय राजनीति डिलीवरी की राजनीति हो चुकी है। मुंह से बकवास की डिलीवरी नहीं, जमीन पर काम से डिलीवरी। यही हाल अरविंद केजरीवाल का है। और इन सब में एक चीज कॉमन और है सर, इनके अंदर ये जो लेफ्टिज्म का दिमाग बैठा हुआ है, चाहे इनके वार रूम में बैठा हो, चाहे इनकी रणनीति बनाने में बैठा हो, चाहे इनके सहयोगी के रूप में बैठा हो, दरअसल वह कभी भी सकारात्मक राजनीति नहीं करने देता। वह हमेशा खून खरेजी की बात करता है, वो हमेशा डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की बात करता है। तो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स ये कर नहीं सकते। भारत 2014 से कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की राह पर चल पड़ा है। इसलिए सर कुंडली मैच ही नहीं हो रही है। 2-4 गुण भी मैच होते तो मान लीजिए कुछ हाल हो जाता। तो यहाँ तो सर कोई सवाल ही नहीं है। दोनों मंगला हैं और मंगली हैं, इसलिए ये जोड़ बन ही नहीं सकता। सही है। अवनीश जी बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए, जुड़ने के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण
बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, आपको चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर कर लें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ये भी कर लें। अवनीश जी का चैनल है प्रारब्ध, उसको भी सहयोग करें, उसको भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर, प्रणाम। प्रणाम।